गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने संज्ञा प्रकरण के अनेक सूत्रों का अध्ययन किया, जिनमें से सबसे पहले हमने इत संज्ञा विधायक, हलन्त्यम, लोप संज्ञा विधायक, अदर्शनम लोपः तथा तस्य लोपः के अंतर्गत हमने इत संज्ञा विधायक 6-7 सूत्रों का अध्ययन किया। सबसे पहले हमने उपदेशीय अदनुनासिक इत, उसके बाद हलन्त्यम, उसके बाद चूटू, नंबर 4 पे लशक व तद्धिते, नंबर 5 श प्रत्ययस्य, नंबर 6 वेर प्रत्ययस्य और नंबर 7 आदि ई टू ड वहाँ। इस प्रकार हमने इत संज्ञा विधायक 7 सूत्रों का अध्ययन किया। तत्पश्चात प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र, आदिरंत्येन संहिता, फिर ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा विधायक, उकालो अज्ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, फिर उच्चेरु उदात्तः, नीचेर अनुदात्तः और समाहार स्वरित। और अंत में, सबसे अंत में हमने मुख नासिका, वष्ण अनुनासिका इस सूत्र का अध्ययन किया। इन 9 सूत्रों का अध्ययन करने के बाद संज्ञा प्रकरण में आगे का सूत्र आता है, जिसे हम देखिए आगे शुरुआत करते हैं उसकी। सबसे पहले आज का सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यह सूत्र सवर्ण संज्ञा करता है। तो पहला प्रश्न आपका यहीं से बनता है कि सूत्र कौन सी संज्ञा करता है? सवर्ण संज्ञा। दूसरा प्रश्न, सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र बताइए। तो आपका उत्तर होगा तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्ण। सूत्रार्थ के अनुसार यदि हम इसका अर्थ देखें तो देखिए, तुल्य आस्य प्रयत्नम, तुल्य यानी समान, आस्य यानी, वैसे सामान्य शब्दों में आस्य का अर्थ होता है मुख, और मुख के अंतर्गत होते हैं हमारे उच्चारण स्थान। तो यहाँ पर हम आस्य से अर्थ लेंगे उच्चारण स्थान और प्रयत्न। तो जहाँ या जिन 2 वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान होंगे, तुल्य होंगे एक दूसरे के, उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होगी। पुनः देखिए एक बार आप कि आस्य यानी मुख, प्रयत्न, तो जिन 2 वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान होंगे, तुल्य होंगे, उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होगी, अर्थात वे सवर्ण संज्ञा कहलाएंगे। अब देखिए हम वीडियो क्लिप में इसकी परिभाषा देख सकते हैं। नंबर 1, ये सूत्र सवर्ण संज्ञा करता है जिन 2 वर्णों के तालु आदि उच्चारण स्थान व यत्न समान होते हैं, उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। नीचे देखिए, तालु आदि उच्चारण स्थान कंठ से प्रारंभ होकर ओष्ठ आदि तक होते हैं, और तुल्य का अर्थ है समान और आस्य का अर्थ है मुख। ठीक है, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। अब आगे हम इसमें ये सूत्र महत्वपूर्ण ये है इसलिए है कि यहाँ से रीट की प्रतियोगिता प्रश्नों में, एसटीसी की प्रतियोगिता प्रश्नों में, अथवा बीएड, पीएसएसटी, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, इन सभी से इस सूत्र के प्रश्न किए जाते हैं। इस सूत्र में सबसे ज़्यादा याद करने के लायक चीज़ें हैं, एक तो हमारे उच्चारण स्थान और दूसरे यत्न। दोनों ही स्थानों से यहाँ पे प्रश्न होता है, और न केवल संस्कृत विषय के अंतर्गत अपितु हिंदी के अंतर्गत भी इस सूत्र से प्रश्न आते हैं। तो इसलिए ये सूत्र महत्वपूर्ण है और इसका आपको अच्छी तरह से अध्ययन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले हम उच्चारण स्थानों का अध्ययन करेंगे। उच्चारण स्थानों की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम सूत्र के अनुसार इसे पढ़ते हैं तो इनकी संख्या 11 होती है, क्योंकि उच्चारण स्थान के 11 सूत्र हैं, और वैसे उनमें कुछ उच्चारण स्थानों का दोहराव हुआ है, पुनरुक्ति हुई है, तो उच्चारण स्थानों की संख्या 7 भी है। यहाँ से प्रश्न कभी भी नहीं बनता कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, और अगर बनता भी है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में क्या है। यदि सूत्रों के अनुसार पूछिए तो 11, और वैसे पूछिए तो 7।
माने जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला उच्चारण स्थान पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते हैं। आकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। इसका अर्थ है कि यहाँ आ से तात्पर्य 18 प्रकार का है। जो हमने पहले स्वरों के वर्गीकरण किया है, तो वो 18 प्रकार का क्योंकि अगर यहाँ पर केवल होता तो यहाँ पर के पीछे त जुड़ा होता, इसलिए यहाँ पर त नहीं है। इसलिए हम इस के अंतर्गत 18 प्रकार के का परिगणन करेंगे। तो 18 प्रकार का उसमें दीर्घ भी शामिल है और प्लुत भी। 18 प्रकार का कु से तात्पर्य है क वर्ग, कु से क वर्ग, तो क ख ग घ ङ। 18 प्रकार का क ख ग घ ङ ह। तथा विसर्ज का मतलब है यहाँ पर विसर्ग। निया नाम कंठ, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो नंबर 1 18 प्रकार का नंबर 2 क वर्ग में 5 वर्ण है, क ख ग घ ङ और ह। तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, अथवा इन्हें हम कंठ्य वर्ण भी कह सकते हैं। तो दोनों ही तरह से यहाँ पे प्रश्न किया जा सकता है कि एक तो डायरेक्ट किन वर्णों का उच्चारण स्थान बताइए, अथवा कंठ्य वर्ण कौन से हैं। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि कंठ वर्ण बताइए, तो आपको सभी लिखना पड़ेगा इसमें 18 प्रकार का। तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, केवल अथवा आ लिख सकते हैं, अथवा ब्रैकेट में 18 प्रकार का ये लिख सकते हैं। कु से पूरा क वर्ग लिखना पड़ेगा और विसर्ग और ह ये हमें पूरे देने पड़ेंगे कि ये कंठ्य वर्ण हैं। अथवा अगर आप ऑप्शनल पेपर है तो ऑप्शनल में हमें ये टिक करना होगा कि किस ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। तो 18 प्रकार के क वर्ग और विसर्ग और ह का उच्चारण स्थान है कंठ, ये कंठ्य वर्ण कहे जाते हैं। दूसरा सूत्र देखिए, इचु ईशानाम तालु। उसी प्रकार देखिए 18 प्रकार की चू से च वर्ग, च छ ज झ य और तालव्य श। तो ये भी आपके उच्चारण स्थान है तालु, और ये तालव्य वर्ण कहे जाएंगे। 18 प्रकार की च वर्ग, च छ ज झ य और श, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है और ये तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। तीसरा सूत्र है ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। री वही 18 प्रकार के री, टू, टवल, ट ठ ड ढ ण, र और श का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा, और ये वर्ण कहलाते हैं मूर्धन्य। पुनः देखिए 18 प्रकार की री, ट ठ ड ढ ण, र और श का उच्चारण स्थान है मूर्धा, और ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। आगे देखिए लितु लसा नाम दंता। 12 प्रकार का री, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता है। तो री तू से त वर्ग, त थ द ध न, ल और स, इनका उच्चारण स्थान है दंत, और ये दंत वर्ण कहे जाते हैं। ली और त थ द ध न, ल और स। आगे देखिए उपपद्य मानिया नाम ओष्टो। उ 18 प्रकार का पू से प वर्ग, प फ ब भ म, और उपदमानीय वर्ण है 2, प और फ, इनके आगे अर्ध विसर्ग का चिन्ह होता है। तो इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, और ये ओष्ठ्य वर्ण कहे जाते हैं। उ 18 प्रकार का, इसके अलावा प वर्ग और प और फ, जिनके आगे अर्ध विसर्ग जैसा चिन्ह लगा होता है। आप इस वीडियो क्लिप में देखेंगे यहाँ पे ऊ नहीं लिखा हुआ, तो प्लीज़ आप इसे जरूर ऐड कीजिएगा। अब देखिए छठा सूत्र है यमगण नाम नासिका च। ये कहता है कि य म ङ ण न, मतलब सभी वर्गों के पंचम वर्ण, इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। अर्थात इनका अपना अपना वर्ग का उच्चारण स्थान तो होता ही है, लेकिन साथ में इसमें नासिका पर भी जोर दिया जाता है। इसीलिए ये पांचों वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं और नासिक के वर्ण भी कहलाते हैं। इसके बाद देखिए ए दे तो कंठ तालु। ये कहता है ए और आई का
उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालु। अब ए और ऐ इनका जो उच्चारण स्थान है वो मिश्रित है, क्योंकि ए जो वर्ण है ये दो वर्णों से मिलकर बना है, अ और ई से। तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, और ई का होता है तालु। इसलिए जब ए और अ और ई से ए बनता है तो इनका उच्चारण भी मिश्रित होता है, कंठ और तालु। यह बात ध्यान रखने योग्य, तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि ए और ऐ किससे मिलके बनते हैं? अ और ई से। इसीलिए इनका उच्चारण स्थान मिश्रित है, क्योंकि दो अलग अलग उच्चारण स्थानों से मिलके बने हुए हैं। इसके बाद देखिए, ओ दो तो कंठोष्ठम, तो ओ और औ इनका उच्चारण स्थान में मिश्रित है, कंठोष्ठ। अर्थात क्यों? यहाँ पर भी वही है कि ओ और औ किससे मिलके बने हैं? अ और उ से। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, और उ का है ओष्ठ। इसलिए दोनों का भी मिश्रित होगा, कंठ और ओष्ठ। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, ओष्ठ। इसके बाद देखिए, वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य, तो व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत ओष्ठ। ये भी मिश्रित है। पश्चात जिह्वा मूल्य से जीवा मूलम। जीवा मूल्य वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? जीवा मूल। इसमें दो वर्ण आते हैं, क और ख। इनके आगे अर्ध विसर्ग जैसा चिन्ह होता है। इनका उच्चारण स्थान होता है जीवा मूल। देखिए, जीवा मूल के अंतर्गत हमने दो वर्णों को रखा है, क और ख को। इनके आगे विसर्ग जैसा चिन्ह, अर्ध विसर्ग जैसा चिन्ह होता है। अब इन्हें क और ख को क्यों रखा है? क्योंकि जीवा का मूल भाग होता है कंठ में, और क और ख ये दोनों ही वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये जीवा मूल कहलाएंगे। इनके आगे अर्ध विसर्ग लग जाता है, इसलिए इन्हें जीवा मूल्य वर्ण कहलाते हैं। अंत में है नासिका अनुस्वार से। ये कहता है नासिका किसका उच्चारण स्थान होता है? अनुस्वार का। कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। अब अनुस्वार दो वर्णों का बनता है, या तो न का और म का। दोनों ही वर्ण अनुनासिक हैं, अतः इनका उच्चारण स्थान भी क्या होगा? नासिका होगा। तो इस प्रकार सूत्रों के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं आपके? 11। इन्हें हम आगे, अभी जब ये सूत्र समाप्त होगा तो हम इन्हें एक टेबल के माध्यम से भी लिख सकते हैं, ताकि हमें ये पढ़ने में आसानी हो। तो हम इनके एक टेबल बना लेंगे, जिसमें हम इस पर उच्चारण स्थान लिखकर एक तरफ वर्ण लिख लेंगे, या उसके नीचे हम वर्ण लिख लेंगे। वो कौन से वर्ण कहे जाते हैं, इस प्रकार से लिखकर हम इसको एक चार्ट बना के अपनी दीवार पे लगा सकते हैं। देखिए, हमें याद करने का आसान तरीका ये है कि जब भी, जैसे अगर हमें टाइम नहीं मिलता है, अगर लड़कियां हैं अथवा लड़के हैं, तो हम अपने बेडरूम में इसको चार्ट पर चिपका दें, ताकि हमें आते जाते इसमें नज़र पड़ती रहे, तो हमें ये आसानी से याद हो जाते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अथवा किसी भी पेपर पर लिखकर हम इसे फुट नोट के रूप में भी लिख सकते हैं। तो जब भी हम वो किताब खोलें तो हमारी नज़र उस पर पड़ सकती है, तो हमें ये आसानी से याद हो जाएंगे। छोटे छोटे फुट नोट भी बना सकते हैं, और बड़े कार्ड की साइज में या चार्ट की साइज को भी हम इस चार्ट को बना सकते हैं। इस प्रकार से लिखने पर और याद करने में हमें आसानी से याद हो जाएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। इससे आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इत्यलम। धन्यवाद। शुभास्ते पंथानम संतु।